एक चर्चा आपने बार बार सुनी होगी कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स यूपीएससी में क्यों जाते हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि भाई जो बाकी ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनके चांस वो खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि वो जो बेहतर कर सकते थे वो नहीं कर रहे हैं। जो एक स्पेशलाइज स्टडी है वहां पर वो पढ़ने के बावजूद वो काम वो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरह से वेस्ट है। अब बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अगुवाई वाली संसद की एक स्थायी समिति ने यह कहा है कि सिविल सर्विसेज में जाने के जुनून के कारण शायद बाकी क्षेत्रों पर असर डाल रहे हैं और वक्त है कि यूपीएससी की चयन प्रक्रिया में बदलाव हो। जो आंकड़े इस समिति ने दिए हैं उसके मुताबिक जो उम्मीदवार चुने गए उनमें से 70% टेक्निकल और मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। 2011 से 2020 के बीच चुने गए उम्मीदवारों में 3 में से 2 या तो इंजीनियर थे या डॉक्टर। 2011 में जहां 46% इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से चुने गए उम्मीदवार, वहीं ये संख्या 2020 में 65% तक पहुंच गई। हालांकि मेडिकल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों का प्रतिशत 2011 के 14% से 2020 में गिरकर 4% हो गया। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड जिससे आते हैं उम्मीदवार, उनका प्रतिशत करीब 23 से 28 के बीच झूलता रहा है। कुछ और सुझाव भी समिति ने दिए हैं, जैसे परीक्षा और चुनाव की प्रक्रिया जो है वो 6 महीने में पूरी कर ली जाए। अभी लगभग पूरा साल लग जाता है। और कंप्यूटर आधारित परीक्षा हो, इनसे वक्त जो है वो घटेगा और जो उम्मीदवार हैं उनका वक्त जो है वो जाया नहीं होगा और चुनाव भी जल्दी होगा। तो ये सुझाव इस स्थायी कमेटी ने दिए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईएएस अधिकारी तनवीर जफर अली जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका जफर अली साहब। ये जो सुझाव दिए हैं जी, जो इसके लिए सुझाव दिए गए हैं समिति की तरफ से, ये चर्चा हम बहुत साल से सुन रहे हैं कि क्यों आते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग वाले। क्या आपको लगता है कि ये सच में एक तरह से लॉस है, जो ये समिति कह रही है कि लॉस हो जा रहा है और वो अपने क्षेत्र में बेहतर कर सकते थे? गुड इवनिंग कादम्बरी जी, आई एम ऑनर्ड टू बी इन योर शो। और जो आपने इस समिति के बारे में बताया, जो ये सुझाव हैं, मैंने एक नजर उस पर डाली थी। आंकड़े तो आपने बता ही दिए हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इन सर्विसेज का आपको बताना चाहूंगा। सरदार पटेल का ही ये विजन था। उन्होंने ही यूपीएससी और आईएएस की इनकी एस्टेब्लिशमेंट की थी। 47 से पहले आईएएस को कहा जाता था आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, जिसमें बहुत कम इंडियंस होते थे। और आईपीएस को कहा जाता था आईपी, इंडियन पुलिस। 47 के बाद दे बिकेम आईएएस एंड आईपीएस नंबर 1। नाउ सरदार पटेल ने एक बार मेटकाफ भवन में अपने स्पीच पे कहा था कि जो मैं ये सोच रहा हूँ इस सर्विस के बारे में, ये भारत का एक स्टील फ्रेम होगा, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। और इनके ऑफिसर्स को ये सपोज किया जाता है कि ये डिग्निटी अपहोल्ड करेंगे, इनकरप्टिबिलिटी अपहोल्ड करेंगे और इम्पार्शियलिटी को अपहोल्ड करेंगे। दूसरा, ये पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ना कम्युनल रैंगल्स में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अभी जो समिति कह रही है कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स जो हैं उनका वेस्ट हो जा रहा है, उसका क्या? अब मैं उस पे आ रहा हूँ। देखिए, इस साल के आंकड़े के हिसाब से एक साल में इंडिया में 15 लाख बीटेक बनते हैं, 15 लाख टेक्निकल ग्रेजुएट्स बनते हैं, 90,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स निकलते हैं और 53,000 आयुष बनते हैं। नाउ अगर हम पिछले साल की वैकेंसीज पे जाएं तो आईएएस की थी 180, आईपीएस की 200, इंडियन फॉरेन सर्विस की 37 और बाकी जो अलाइड सर्विसेज हैं, इडास है, आईआरएस है और भी सब हैं, उन सब का मिला के करीब करीब 937 का टोटल था। तो मेरा कहना यह है कि नंबर 1 तो क्या 25 लाख इंजीनियर जब निकलते हैं, क्या उनके लिए जॉब्स हैं हमारे कंट्री में? नंबर 1। नंबर 2, जब हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर में सिलेबस पे लिखा हुआ है कि एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, तो आप 2 ग्रेजुएट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उसका फंडामेंटल राइट है, वो जो प्रोफेशन चाहे चूज करे। सो क्लास 12 जब बच्चा करता है तो उसके आगे वो इतनी क्रूशल एक टाइम होता है, वो इतना मैच्योर नहीं होता है। वो उस वक्त कैरियर की फिक्र करता है कि मैं या तो पीएमटी में बैठ जाऊं और या मैं उधर इंजीनियरिंग में चला जाऊं, अपना कैरियर पहले सिक्योर कर लूं। क्योंकि उससे फायदा ये है कि एक कैरियर जब वो सिक्योर कर लेता है
तब वो इस लायक होता है कि वो ये डिसाइड कर सके तो क्या इसको मैं आप सिविल कह रहे हैं कि सर्विस पे जाऊं। इसको लॉस नहीं माना जा सकता है एक तरह से। अगर इसके पक्ष में बात की जाए जैसे आप कर रहे हैं, तो इसमें एक तरह से एज मिलता है जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको टेक्नोक्रेट कई बार कहा जाता है, और जी मेडिकल जी फील्ड से भी जाते हैं। क्या ये बेहतर होता है उनके समझ के लिए जी अपनी काम जी करने जी को? देखिए, बेसिकली तो ये ह्यूमन माइंड है, उसका माइंडसेट है कि जो उसको एक अच्छा अफसर या अच्छा डॉक्टर या अच्छा इंजीनियर, अच्छा वकील बनाता है। बट जो आदमी एमबीबीएस और बीटेक करके आईआईएम्स को छोड़ दिया इन्होंने, आईआईएम वाले भी आते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आईआईएम वाले इंडिया टॉप करते हैं नहीं, कमी यूपीएससी तो में। डॉक्टरों की भी बताई जाती है, डॉक्टरों की भी काफी कमी बताई जाती है देश में। दूसरी बात यह है कादमिनी जी कि हमारे यहाँ जो अब हालात दुनिया के हो गए हैं पैंडेमिक के, स्पेशली अभी जो हुआ है ये कोविड का, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ रातों रात फायर कर दिए जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में ये है कि रिकॉग्निशन है, पावर्स हैं, एक इंस्टीट्यूशनल वैरायटी है, चैलेंजिंग जॉब है, उसके साथ साथ जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है कि 60 साल की उम्र तक आपकी नौकरी चलनी है, विच हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दिस डेज। कोई जरूरी नहीं है, अब सरकारी नौकरी भी चली जाती है। देखिए आप ऐसे काम करेंगे, गबन करेंगे, डकैती डालेंगे, क्राइम करेंगे, तब तो किसी भी नौकरी चली जाएगी। मेरा मतलब ये है कि इन जनरल ये नहीं होता कि रातों रात जो है एक ऑफिसर जो है वो फायर हो जाएगी, सुबह आप प्लीज यू आर नॉट वांटेड, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। तो ये कोई लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता कि अगर इनमें से 60, 70, 80 इंजीनियर, डॉक्टर अगर सर्विसेज में चले जाते हैं तो कौन सी कमी हो जाएगी इंडिया की जो आउटपुट है। तो आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट टू दिस। वक्त हमारे पास तनवीर जफर साहब खत्म हो गया है, लेकिन काफी ये इंटरेस्टिंग चर्चा है, आगे भी उम्मीद करेंगे कि कभी करें। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हालांकि ये सही बात है कि लोग अपना करियर चुनते हैं और चाहते हैं कि सिक्योर हो उनका करियर, और उसमें से कुछ लोग जरूर जाते हैं, लेकिन दोनों तरफ से जो एक प्लस माइनस जो है वो हो सकता है, और इसी के ऊपर चर्चा जो है वो लगातार चल रही है। अब संसद की समिति ने ये बात कही है।